टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये अलग अलग तस्वीरें देश भर में मनाई गई संत रविदास जी की जयंती की है। दिल्ली से लेकर देश के दिल मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से संत रविदास मंदिर भेल बरखेड़ा पठानी में बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, ये कार्यक्रम राजनीतिक कर्मकांड नहीं है। सीएम ने कहा कि संत रविदास अद्भुत भक्त, समाज सुधारक और भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक थे। ये कार्यक्रम राजनीतिक कर्मकांड नहीं है, हमारी श्रद्धा का विषय है। कुछ लोगों ने इसको आलोचना का विषय बनाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सचमुच में अद्भुत संत है। इस कार्यक्रम का और किसी प्रयोजन के लिए आयोजन नहीं है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की। ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास के नाम पर रखा जाएगा। झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने की राशि दी जाएगी। ऐसे परिवार को जमीन का पट्टा देकर अलग घर बनवाएंगे। मकान में पीने का पानी, रसोई गैस सबकी व्यवस्था करेंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI की बच्चों की फीस भरेगी सरकार। वहीं दिल्ली में संत रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोल बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। कहा कि संत रविदास हम सब के लिए प्रेरणादायी है। इंदौर हो या दतिया, अलग अलग सभी जगह कार्यक्रम हुए, जहां एक और सीएम शिवराज ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों ने इसे आलोचना का विषय बनाया। लाल सिंह जी, प्रभुराम जी ये कह रहे थे कि कुछ लोगों ने इसको आलोचना का विषय बनाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सचमुच में अद्भुत संत है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला गया। सरकार इसके पहले भी थी, पर संत रविदास जी को सोचे ही नहीं हुई। वो एक कर्मकांड करते थे। कहीं एक जगह जाके तस्वीर पे उसमें चढ़ा दिया और ट्वीट कर दिया। ट्वीट के अलावा उस सरकार ने 15 महीने में कुछ नहीं किया। कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। मैं कमलनाथ जी को और कांग्रेस के नेताओं से को पूछना चाहता हूं कि 15 महीने वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक भी महापुरुष के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित क्यों नहीं की? ये भारतीय जनता पार्टी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम भगवान रविदास के प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित कर ही रहे, उसके साथ ये संकल्प भी ले रहे हैं कि उन्होंने जो संदेश हम सबको दिया था उसको हम नीचे तक पहुंचाएं। कांग्रेस की परिपाटी रही है। कांग्रेस ने हर समय नेहरू परिवार को महिमा मंडन किया है। वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं सबने देखा है। मध्य प्रदेश उनको बेहतर तरीके से जानता है, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम तो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को अगर जमीन पर किसी ने उतारा तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने उतारा। भाजपा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि अब कांग्रेस देखा देखी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जबकि पहले उसे इसकी सुध नहीं थी। गौर हो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सागर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। परंपरा के महान योगी और परम ज्ञानी संत रविदास महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में संत रविदास जयंती पर कई कार्यक्रम किए। कांग्रेस के इस अभियान को बीजेपी को टारगेट करने से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। चुनाव में फायदा लेने के लिए राजनीतिक तरीके से वो महापुरुषों को याद करते हैं, महापुरुषों को माला पहनाती है और उसके बाद एक गोडसे की विचारधारा की पूजा करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने के लिए कर रही है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इन मान्यताओं से ही सनातन धर्म की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि पूरे देश में आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है,
गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। हमें नफरत को मोहब्बत में बदलने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दलित बेहद अहम है। राज्य में 15.7% दलित वोटर हैं और राज्य की 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। वहीं 80 सीटों पर दलित मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। यही वजह है कि चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी दलितों की अनदेखी नहीं कर सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एससी वर्ग के लिए आरक्षित 19 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार दोनों राजनीतिक दल 2023 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा को शुरू करें उसके पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या रविदास जयंती के बहाने हो रही है वोट बैंक की सियासत? क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने की नकल? क्या भाजपा ने कांग्रेस को याद दिलाया 15 महीने का कार्यकाल? क्यों भाजपा ने याद दिलाया 15 महीने का कार्यकाल? क्या आयोजनों से बदलेगी वर्ग विशेष की सूरत? तो ये कुछ खास मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपसे अपने जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा दूं। चर्चा शुरू करने के पहले हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी, और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता सनवर पटेल जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों से मेरा आग्रह है कि हर पार्टी जाति वर्ग विशेष की राजनीति करे, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इस मुद्दे पर बात करें कि आज जो रैदास जयंती है उसे लोग कितनी शिद्दत से मना रहे हैं, कितने दिल से मना रहे हैं। जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हरि का भजे सो हरि का होई, क्या सच में लोग हरि को भज रहे हैं या राजनीति में वोट को जप रहे हैं? ये हमारी बातचीत का मुख्य मुद्दा होगा, क्योंकि जो सारी राजनीति हो रही है वो कॉपी पर हो रही है, कॉपी पेस्ट पर हो रही है। हर एक दूसरे के मुद्दे को हम जोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक लाइन इसमें और जोड़ूंगा चर्चा शुरू करने के पहले कि बीजेपी जिस ढंग से कांग्रेस के मुद्दों को अडॉप्ट करती है, हथिया लेती है, कब्जा लेती है, कांग्रेस भाजपा के उन मुद्दों को पकड़ नहीं पाती है। भाजपा के जो दो खास मुद्दे हैं जिन पर उसकी सियासत टिकी हुई है वो है प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। कांग्रेस इस मुद्दे पर बहुत ही शर्माते हुए, लजाते हुए काम करती है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के वो सारे मजबूत स्तंभ दलित, आदिवासी या हम बात करें जो कमजोर वर्ग है, गरीब, उन पर जिस तरह से डोरे डाले हैं, उसी के चलते बीजेपी 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में राज कर रही है और कांग्रेस पिछड़ रही है। तो अनिल जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आपकी बात थोड़ी सी तटस्थ होगी, बाकी तो सनवर पटेल जी और बुंदेला जी अपनी अपनी पार्टी का धर्म निभाएंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है, रैदास जयंती हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, बीजेपी की बढ़त क्यों दिखती है? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक इस देश की नहीं बल्कि वर्ल्ड की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है। वो कैडरवेज पार्टी है और निसंदेह वो कोई काम करती है तो वो टॉप क्लास से लेकर के और एक बूथ तक जाता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी नेटवर्क जमा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, उसका स्टार्टिंग से जैसे आप बता रहे हैं राष्ट्रवाद, ये सही है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पे फोकस करके 2 सदस्य कभी हुआ करते थे लोकसभा में, और आज स्थिति यह है कि कहां से कहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। तो ये जो स्थिति चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है कि किस चीज को कब पकड़ना है और किस तरीके से उसका इंप्लीमेंट करना है। कांग्रेस उस चीज को पकड़ती है, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकती है और कांग्रेस पिछड़ जाती है। सबसे बड़ी बात ये जी बिल्कुल, मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ूंगा कि जब आदिवासियों के वोट बैंक पर उसको प्रभाव जमाना पड़ा तो उन्होंने बिरसा मुंडा को भगवान बना दिया। महापुरुष हैं आदिवासियों के, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स कांग्रेस से आगे निकल गई कि उन्होंने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। अब यहां कांग्रेस पीछे हो गई। रैदास जी को भगवान का दर्जा है, महर्षि वाल्मीकि को भगवान का दर्जा है,
तो बीजेपी इसको बहुत चतुराई के साथ कैश कर लेती है। ये उसकी राजनीतिक सूझबूझ भी है और थोड़ी सी चपलता भी है। मैं आता हूं बुंदेला जी, आपके पास सब कुछ था। कांग्रेस के पास पूरा हिंदुस्तान था, सारे वर्ग उसके थे, हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, जो भी था। क्या वजह है कि 70 साल में आप इतने पिछड़ते चले गए कि अब हर चीज, आपकी जो चीज थी उस पर दूसरी पार्टियां सत्ता जमा रही हैं और आप पिछड़ गए हैं? क्या कोई रणनीति कमजोर है, नेतृत्व की कमी है, क्या वजह है? क्योंकि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए राघवेंद्र जी, जिस तरह से देश की राजनीति की दिशा और दशा बदली है, अगर आप देखें, ये जो खास बात अगर जो आप कह रहे हैं कि जो बदलाव आया है देश में, वो आया है लगभग 2010 के बाद। जो भारतीय जनता पार्टी की जो इनको मैं कहूंगा जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, जिस तरह से जनता के जहन में जो एक गंदगी परोसी है, जिसको मैं कहूंगा, जो आप खुद कह रहे थे कि खोखला राष्ट्रवाद, एक खोखला हिंदुत्व, जिसका वास्तविकता से राघवेंद्र जी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं वही कहूंगा, देखिए राजनीति का कहीं ना कहीं स्तर होना चाहिए। पहले ये होता था कि अगर कोई राजनेता या कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती थी राघवेंद्र जी, तो उसके ऊपर बात कही जाती थी कि साहब हमने ये बोला था, हमने 5 साल में डिलीवर किया है, 60, 70, 80% डिलीवर कर चुके हैं, बाकी हम अगली बार प्रयास करेंगे। यहाँ क्या होता है राघवेंद्र जी, आपकी सरकार बन जाती है, आपके उस समय के प्रधानमंत्री के जो मतलब सदस्य, जो आपके कैंडिडेट थे, मोदी जी ने खुले तौर पर कहा था, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, कि हम 15 लाख सबके खातों में डालेंगे। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं वो चुनावी जुमला था। तो अगर इस तरह की राजनीति की जाती है, जैसे आप तो कुछ भी घोषणा करते हैं कल को कि मैं ये कर दूंगा वो कर, लेकिन कम से कम देखिए जनता ये कहेगी, ये तो आपको, उसके बाद आप एक गंदगी फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की गंदगी फैलाते हैं, आप खोखले राष्ट्रवाद की हिंदी गंदगी फैलाते हैं। आपने नोटबंदी की, आपने जीएसटी लागू किया, आप कहते हैं हमने बहुत बड़े आर्थिक सुधार किए, लेकिन मुझे बताएं 2019 के चुनाव में राघवेंद्र साहब, वो उन पर चर्चा क्यों नहीं? 2019 का चुनाव आपने लड़ा पूरा पुलवामा के नाम पर, आपने वो पोस्टर छपवाए, सब किया, मतलब कहीं भी आपकी अगर नोटबंदी सफल थी तो उसकी चर्चा क्यों नहीं राघवेंद्र जी? हम तो कहते हैं साहब, कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है, और जो कैडर बेस्ड पार्टी होने का भारतीय जनता पार्टी दम भरती। राघवेंद्र जी बताओ, आप कांग्रेस मुक्त कहते आज आप कांग्रेस युक्त पार्टी हो गए हो। तो मुझे आप बताएं, जिस कांग्रेस को आप निरंतर कोसते हो, गाली देते हो राघवेंद्र जी, कोई पार्टी का सदस्य आपकी पार्टी में आकर, वो जैसे मैं बताऊं, अगर सिंधिया जी को कांग्रेस में जब थे तो शिवराज जी के हाथ जो है खून में रंगे दिखते थे, और शिवराज जी को सिंधिया जी जमींदार दिखते थे, सामंतवाद दिखते। प्रभात झा ने आपने खुद देखा होगा, इनको पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया। मुझे बताएं, जब वो आपकी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो आपके विचारों का इतना ज्यादा पतन कैसे हो सकता है? आपके विचार रातों रात इतने कैसे बदल सकते हैं? तो राघवेंद्र जी मैं कहूंगा, देखिए सबसे बड़ी, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, आप विश्व में कहीं भी चले जाए, आप अमेरिका में चले जाए, रूस में चले जाए, कहीं भी चले जाए, देखिए समय एक सा नहीं रहता। अगर हम क्रिकेट की ही बात करें तो 70-80 के दशक में वेस्ट इंडीज को काली आंधी कहा जाता था, मतलब उसके सामने कोई टीम ठहरती नहीं थी। आज आप देखें वेस्ट इंडीज की क्या स्थिति, मुझे लगता है शायद वो सबसे नीचे दर्जे की टीम है। तो अगर जो 12 टीमें हैं विश्व में, शायद वेस्ट इंडीज का नंबर 10वां 11वां आता है। तो राघवेंद्र जी ये परिवर्तन जीवन है, हम स्वीकार करते हैं इस चीज को। देखिए हमने एक गोल्डन एरा देखा है, हमने 50 साल अगर राज किया तो हमें गर्व इस बात का है राघवेंद्र साहब कि हमने काम किया है। हमने जिस एयर इंडिया को बनाया, हमने टाटा से खरीदकर एयर इंडिया बनाया, हमको गर्व है, और मोदी जी ने उसी एयर इंडिया को वापस टाटा को भेज दिया। हमने जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमको गर्व है हमको। आज उन्हीं बैंकों को मोदी जी निरंतर बेच रहे हैं। हमने आपको बताऊं, हमने कुल मिला के 65,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा, जिसमें से 28,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अंग्रेज बिछा चुके थे, बाकी बचा हुआ रेलवे ट्रैक हमने बिछाया। हमें गर्व उस बात का। आज उस रेलवे ट्रैक को, स्टेशन को मोदी निरंतर बेच रहे हैं। ठीक है, हम सत्ता से बाहर है राघवेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम थके नहीं हैं। हम ठीक है चुनाव में हारे हैं, लेकिन हम थके नहीं हैं, हम फिर लड़ेंगे, दोबारा लड़ेंगे। सच कई बार क्या होता है ना, सच के हाथ थोड़े से छोटे होते हैं और झूठ के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलते राघवेंद्र जी। हम तो साफ कहते हैं, आप जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जी, आप उन मुद्दों पर स्थिर क्यों नहीं राघवेंद्र जी? मेरा एक सवाल है मेरे मित्र सनवर भाई से, ये बात बार बार मैं लौटूंगा आपके पास। आप ना थके, हमारी शुभकामनाएं, आप लड़ते रहें, सत्ता के लिए भले ना हो, लेकिन राजनीति में जो भलमनस आता है उसके लिए लड़ते रहें। लेकिन आपने एग्जाम्पल दिया कि कांग्रेस जो है वैसी पार्टी तो नहीं हो गई जैसे वेस्ट इंडीज हो गई है।
आपने कहा कि दुनिया में कभी वो काली आंधी कही जाती थी, लेकिन आज कार्य किया अच्छा है। किन राज्यों में, मैं आपकी बात कर रहा हूं, दूसरा एक और चीज मैं बोलूंगा कि एक नारा हुआ करता था कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बीजेपी ने शायद ये नारा बदल कर अब कर दिया है कि जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। मुझे लगता है कि जो पार्टी में आके लोग मिल रहे हैं उनसे टकराने के बाद, चाहे वो सिंधिया जी हो या दीगर पार्टियां हो, कांग्रेस मुक्त के बजाय बीजेपी कांग्रेस युक्त इसीलिए हो गई क्योंकि जो उससे टकरा रहा है वो उसी में जाके मिल रहा है। मैं लौटूंगा ये सवाल, चूंकि 30 सेकंड राघवी 30 सेकंड चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत विद्वान लेखक हैं कि जो हमसे टकराएगा हमें मिल जाएगा। राघवन जी, लेकिन फिर उसके बाद आपकी राजनीतिक विचारों का जो पतन हो रहा है, जो आपका कैडर कहते हो, वो क्या मतलब? चलिए मैं दूसरे दौर की बातचीत में आपको मौका मिलेगा, बिल्कुल, नहीं तो संवर जी बोलेंगे कि आपने प्रतिपक्ष को बहुत मौके दे दिया। मेरा तो मानना ये होता है कि मीडिया स्थायी प्रतिपक्ष है, आप दोनों में से कभी कोई सत्ता में आता है, कभी कोई प्रतिपक्ष में आता है। साधुवाद जी, आपको साधुवाद राघवन जी, बिल्कुल। संवर जी क्या कहना, बहुत सारी बातें की हैं बुंदेला जी ने, कुछ है उनका जवाब आपके पास? जी, सबसे पहले तो मैं राघवेंद्र जी बुंदेला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही स्थिति को स्वीकार किया। उनकी नीति, उनकी नियत, उनके नेता और उनका नियंत्रण, इन चारों कारण से उनकी स्थिति काली आंधी से भी बदतर हो गई है। वो 404 से 44 पर पहुंच गए देश में, वो 30 राज्यों से 3.5 राज्यों पर पहुंच गए देश में। उन्होंने वेस्ट इंडीज से तुलना करके स्वीकारोक्ति की, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, उन्होंने कई बातें की। उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आकर और अच्छे कैसे हो जाते। चलिए संवर जी, विषय ये है कि दलितों को आप किस तरह से अपने प्रभाव में ला रहे हैं, किस तरह से आदिवासियों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये कभी वोट बैंक थे कांग्रेस का, आप इनको किस ढंग से अपने पाले में ला रहे हैं, ये मुद्दा है। देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से सबका साथ सबके विकास की नीति पर काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में गांव, गरीब, किसान, पिछड़ों का कैसे उत्थान और जनजाति भाई बहनों के जीवन स्तर में सुधार, यह भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन 60 सालों तक राज किया, गरीबी हटाई नहीं, सिर्फ नारा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता यह है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से अपने जनजाति भाइयों बहनों को प्राथमिकता पे रखा है। अपने जो महापुरुष है, हमारे जो जननायक है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का काम किया है। अभी पिछले डिबेट में अविनाश भाई थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि क्या क्या किया है आपकी पार्टी, तो मैं इस डिबेट में वो बातें नहीं गिनाऊंगा। मैं अगर आप अनुमति देता हूं उनको तुलना करके बता देता हूं कि समय कम है, इसलिए आप बहुत संक्षेप में कह रहे हैं। 2004 और आज में अंतर कितना है जी? देखिए, वर्ष 2003-04 में अनुसूचित जाति विकास का बजट मात्र 286.45 करोड़ रुपए था, जो आज 1594 करोड़ रुपए हो गया है। देखिए, जो उपयोजना बजट था वो 607 करोड़ रुपए था, आज 20,000 करोड़ रुपए हुआ है। छात्रवृत्ति योजना के तहत कांग्रेस की सरकार 2003 तक 13,30,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती थी, आज 25 लाख से अधिक बेटे बेटियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। ये तुलना में फर्क है। मैं आऊंगा आपके पास। आप देखिए, 1131 छात्रावास संचालित थे, सिर्फ 1131, जो आज 38,500 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। संवर जी, 21-22 में संवर जी 1933 छात्रावास है। संवर जी, आंकड़ों पर मत जाइए, क्योंकि आप सरकार में हैं, आंकड़ों की पूरी किताब लेकर आप बैठे होंगे। हमारा कहना यह है कि जो आपने महापुरुषों को भगवान का दर्जा देकर कांग्रेस से वोट बैंक छीना है, उस पर आइए कि आपकी जो रणनीति है, बेचारी कांग्रेस उससे पिछड़ जाती है। राघवेंद्र जी, ये वोट बैंक के लिए नहीं है। ऐसे महापुरुष, ऐसे समाज के मार्गदर्शक, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए हमारे देश को बचाने का काम किया, हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया और समाज को मार्ग दिखाने का काम किया, ऐसे महापुरुषों को कांग्रेस ने क्यों भुला? और ऐसे महापुरुषों को भारतीय जनता पार्टी को क्यों याद नहीं करना चाहिए, क्यों कृतज्ञता? मैं दूसरे दौर की बातचीत में आपको समय दूंगा। कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की है। देखिए, परिवार का मामला मत लाइए, परिवार का मामला बहुत संवेदनशील है, आप उस पर फिर कभी बात करेंगे। संवर जी, परिवार के नाम पर रख दिए गए, यहाँ तक कि चित्रकूट में पटेल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास,
कम से कम आप परिवार और वंश पर मत जाइए, क्योंकि वो संवेदनशील मामला, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। अनिल जी, जिस ढंग से बीजेपी ने आंकड़े बताए, जो पार्टियां सरकार में होती उनके पास आंकड़े बहुत सारे होते हैं। सवाल है कि आदिवासियों की याद 15 साल बाद आई, भोपाल का रेलवे स्टेशन 15 साल बाद रानी कमलापति के नाम पर हो गया। आदिवासियों को, क्योंकि बीजेपी को पता चल गया कि आदिवासियों के वोट बैंक का आधार कम होने से पिछले चुनाव में उनकी सरकार, पार्टी सरकार में आते आते रह गई थी, इसलिए उन्होंने बड़ी शिद्दत से पकड़ा है और कांग्रेस से वो ये मुद्दे छीन रही है। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि विश्वास सारंग बोल रहे थे कि भगवान रविदास जी, इसके पहले सुना था हमने कि भगवान बिरसा मुंडा। जिन आदिवासी नेताओं को कांग्रेस ने महापुरुष बनाया था, बीजेपी ने उस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ के उनको भगवान का दर्जा दे दिया। तो ये मुद्दे छीनने की बात है। और कांग्रेस, भाजपा के जो मुद्दे थे, राष्ट्रवाद की बात करें, धर्म की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, उसमें थोड़ा सा संकोच करके कांग्रेस काम करती है, इसलिए वो पिछड़ जाती है। आपकी इसमें दो टुकड़ा है। राघवेंद्र जी, स्थिति कहां से कहां पहुंच रही है आप देखिए। अब तो तावीज भी बटने लगे। टंटे मामा के यहाँ, हमारे यहाँ की एक मंत्री उषा ठाकुर जी ने तावीज तक बांट दी है। ये स्थिति हो गई। ये सब केवल और केवल जो है चुनाव और वोट बैंक की राजनीति है। अब मध्य प्रदेश की बात अगर आप लें तो इन मध्य प्रदेश में अगर 1.5 साल के समय को छोड़ दिया जाए कमलनाथ सरकार को, तो ये समझ लीजिए कि 18 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। बावजूद इसके आज दलितों की स्थिति क्या है, कितनी ज्यादा बदतर स्थिति में है। फंड की घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं, केंद्र भी बहुत घोषणाएं करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल पर कितनी योजनाएं उतरती है, इसका किसी के पास भी कोई नहीं। चाहे वो कांग्रेस में, तो कांग्रेस की भी बात करूंगा। कांग्रेस ने भी आज तक, कांग्रेस के साथ भी वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ। अब जैसे आज एक मुख्यमंत्री जी ने पार्क को रविदास जी के नाम पे करने की घोषणा करी। ऐसे कितने उदाहरण, मैं एक नहीं 10 उदाहरण दे सकता हूं आज के तारीख में, इस समय आपको, कि एक बार घोषणा करते हैं, साल भर बाद पता नहीं लगता, और फिर साल भर बाद दूसरा उसके नाम की घोषणा हो जाती है। तो घोषणाएं होने से, ये सब कागजी घोषणाएं हैं। बेसिकली ध्यान जो है भारतीय जनता पार्टी का इस समय और कांग्रेस का चुनावी हिसाब किताब पे है। कि अब देखिए, जैसे ओबीसी पे, अभी तक ओबीसी की राजनीति चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को मालूम है कि 54% से ज्यादा वोट ओबीसी का है। इसी प्रकार दलितों का वोट 15% से ज्यादा है। वही स्थिति कमोवेश ट्राइबल की है। तो इनको साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और यह हकीकत है कि पहले किसी समय में कांग्रेस के पास आदिवासी वोट भी हुआ करता था, दलित वोट भी हुआ करता था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वो बट गया। अब फिर से एक बार दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इस वोट पर, हम वोट बैंक पर कैसे कब्जा करें। बिल्कुल अनिल जी, राजनीति जो कराए सो कम है। ये सब राजनीति के दावपेच है, जिसे हर पार्टी कहती है कि हम दिल से बात कर रहे हैं। बुंदेला जी, आपके पास वक्त है, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, अगर ये संत रविदास जी को भगवान कहते हैं, बिरसा मुंडा जी को भगवान कहते हैं, मैं तो कहता हूं जो भी पुण्य आत्मा चली जाती है, परलोक सिधार जाती, तो वो सभी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बताएं, आप कर क्या रहे हो उस बात के लिए? आप एक आदिवासी को नीमच में पकड़ के घसीट देते हैं, मर जाता है वो। आप एक परिवार के 8 सदस्यों को 50 फीट नीचे जमीन में गाड़ देते हैं। निरंतर बहुपेटों पर बलात्कार बढ़ रहे, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में बताऊं मैं, राघवेंद्र साहब, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आपको ज्ञात होगा कि ये प्रदेश नंबर 1 है जो कभी नहीं हुआ आदिवासियों पर बलात्कार, उनके साथ मारपीट के मामले में। क्या फर्क पड़ता है, आप किसी को भगवान का दर्जा दे दो, मुंह से कह दो और पीछे से आप, क्योंकि जो इनका आरएसएस कार्यालय चलता, नागपुर से संचालित होता है, इनके डीएनए में आरक्षण का विरोध है। राघवेंद्र जी, ये डीएनए में इनके आरक्षण का विरोध है। ये कभी भी ना तो ओबीसी को आरक्षण देने की नियति रही है, ना ही आदिवासी, ना दलित समाज के उत्थान एवं विकास की इनकी नियति रही। हम कहते ना, रामजी महाजन का आयोग का गठन किसने किया? अर्जुन सिंह जी ने किया। उसके बाद आप देखें, सबसे पहले 1994 में 14% आरक्षण किसको दिया? ओबीसी को किसने दिया? कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय सिंह जी ने दिया। और कांग्रेस, दिग्विजय सिंह ने उसको एक बार 27 किया, जिसको उमा भारती ने तब कैंसिल किया था, और जब आज कमलनाथ जी ने फिर से 27 किया, ने फिर कैंसिल किया। तो ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं। और अभी कुछ आंकड़े गिना रहे थे कि अब इतने थे, इतना फंड हो गया। मैं इनकी 100 बात का एक जवाब दूंगा। राघवेंद्र जी, आप भी सहमत होंगे? बिल्कुल, आपकी एक बात को हम 1000 बात मान लेंगे। जी 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 सर राघवेंद्र जी, 2003 में सोने का रेट था 6000 रुपए तोला, मतलब 6000 का 10 ग्राम आता था। आज 50,000 पार कर गया है।
ठीक है, तो अब वो आंकड़े मत गिनाइए। पेट्रोल का रेट था 35 रुपए प्रति लीटर, आज कहां है पेट्रोल, ये मत गिनाइए। और सिंपल बता दूं मेरे मित्र को कि कोई भी गाड़ी ले ले, 2003 में एक स्कॉर्पियो गाड़ी लॉन्च हुई थी, उस समय 6 लाख की आती थी, आज 20 लाख की आती है। तो ये सब बातें मत बोलो कि हमने इतना फंड कर दिया, वो कर दिया, विकास कहां हुआ। मैं पूछ लेता हूं, बुंदेला जी, मुद्दे की बात आपने की कि विकास कहां हुआ, महंगाई, सोने की आपने बात कर दी, डीजल पेट्रोल की बात कर दी, उन सब चीजों को भाजपा के पास एक मुद्दा है, भले ही मेरी बात से सनवरजी पटेल सहमत ना हो, उनके पास देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। उस मुद्दे पर वो सारे मुद्दे आपके फीके पड़ जाते हैं, सोना महंगा होने के, ये मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। जब असफल हुआ तो अपने आखिरी दौर में वही संकीर्ण रास्ता अपनाता था। चलिए वही आप सनवर जी, था, अब राष्ट्रवाद का, झूठ खोखले राष्ट्रवाद का, खोखले धर्म का, हिटलर की रास्ते पर जा रही। मेरी बात सुन लीजिए, समय कम है, लेकिन आप इस मुद्दे पर जनता को उद्वेलित नहीं कर पाया, जनता को सड़क पर कांग्रेस या प्रतिपक्ष लेकर नहीं आ पाया, इसलिए सर हम झूठ के साथ नहीं है कभी। चलिए सनवर जी बहुत कम समय है। राघवेंद्र जी, हम अपने राघवेंद्र जी, भारतीय बुंदेला जी, जनता पार्टी के डीएनए में राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा में पहला शब्द राष्ट्रवाद है, जो हमेशा रहेगा। नहीं, अभी तो दलित की बात करिए, राष्ट्र प्रथम है, दलित की, ओबीसी की और आदिवासियों की। राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, कैसा राष्ट्रवाद है? आपने नीमच की बात की, किसी को नहीं छोड़ा गया है, सारे अपराधियों को जेल के अंदर घुसा गया है, सारे अपराधियों की अवैध संपत्तियों को नष्ट नाबूद कर दिया गया है। रही बात आरक्षण की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सदैव समरसता की बात कही है, सदैव पिछड़ों को आगे लाने की बात कही है। सिंधु नदी से लगाकर हिंदुकुश की पहाड़ियों पर पूरे भारतवासी, पूरे हिंदुस्तानी का उदय हो और भारत माता सर्वोच्च पर हो, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है। अविनाश जी, जो आपको समझ में नहीं आएगी, अब आपकी बातचीत के लिए वक्त नहीं बचा है, तो आरक्षण पर बुंदेला जी प्लीज, समय की सीमा है, समय की सीमा है, मैं आपको यही रोकूंगा, दोनों विद्वान साथियों को यही रोकूंगा मैं। सनवर जी और बुंदेला जी, बात आपकी अब नहीं सुनी जा रही है क्योंकि समय खत्म हो रहा है, लेकिन इतना बता दूं कि जो आखिरी में आपने बोला वो समय ही बर्बाद हुआ है, क्योंकि किसी की बात समझ में नहीं आई। अच्छा होता कि कोई एक बात सुन लेता, लेकिन समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। हमने बोलना था, नहीं तो ठीक, आप उनको रोकिए, आप हमसे क्यों बोल रहे हैं? समय नहीं, मैं दोनों से बोलूंगा, समय की कमी है, इसलिए मैं दोनों से बोलूंगा, दोनों से बोलूंगा मैं। चलिए, मुझे मौका था ना, मेरा नहीं, समय तो मैं तय करूंगा ना, आपका समय आपका था, लेकिन चलिए फिर कभी बात करेंगे। बहुत सारी बातें तो मैंने आपकी कह दी है। अनिल जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी इस पर, देखिए 2-3 वाक्यों में। देखिए, फंड, अभी बातचीत चल रही थी फंड की, फंड से राघवेंद्र जी कुछ होता नहीं है। अभी जैसे मोदी जी ने भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, ऐसा लग रहा था कि 20 लाख करोड़ में राम राज आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। फंड से कुछ नहीं होता। जितनी घोषणा है, अगर उस पर वास्तव में 10% भी अमल किया जाता तो आज मध्य प्रदेश ही नहीं, इस देश में राम राज आ जाता, दूध की नदियां बहने लगती, घी की नदियां बहने लगती। बिल्कुल, वास्तविकता वो नहीं। लेकिन अनिल जी, पार्टियां तो कॉपी कर रही है एक दूसरे के मुद्दे को, निश्चित कॉपी पेस्ट हो रहा है। कॉपी कैट पॉलिटिक्स के चक्कर में एक दूसरे से लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो मुद्दों से भटक जाते हैं और सोशल मीडिया की जो नकली दुनिया है उस पर सब कुछ चल रहा है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि समय की तंगी, चर्चा बहुत अच्छी हो रही थी, आपके सवाल भी अच्छे थे और जवाब भी अच्छे थे, लेकिन एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।